तो आज हम करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री की प्रैक्टिस क्लास। 3D ज्योमेट्री ये सीनियर लेवल की है, ठीक है ना। 3D ज्योमेट्री सीनियर लेवल की। क्योंकि 3D ज्योमेट्री हमारे दो लेवल में है, एक सीनियर लेवल में भी है और एक कॉलेज लेवल में भी है। तो हम सिर्फ बात करने वाले हैं इस बार सिर्फ सीनियर लेवल की। जो सीनियर लेवल में है, जो 12th लेवल तक है 3D ज्योमेट्री, उसकी बात ही हम करने वाले हैं, ठीक है। आ जाइए। राधे 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 राधे। करे शुरू चलिए आ जाओ। तो टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो है जो हम पढ़ने वाले हैं वो सीनियर का है। टॉपिक ग्रेजुएशन में भी है, लेकिन हम फिलहाल सीनियर तक ही बात करेंगे। और सीनियर तक का जो है वो लाइन और प्लेन, रेखा और समतल तक होता है। एक लाइन होती है और एक समतल है, बस। लाइन और प्लेन, ये दो तो हमारे सीनियर लेवल में होते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में तो हमारा गोला होता है, जिसे स्पेयर कहते हैं। गोला, बेलन, शंकु, सिलेंडर, कोन, है ना। स्पेयर, कोन, सिलेंडर, ये सब गोला, बेलन, शंकु, ये सारा फिर कॉलेज वाले में आ जाता है। तो हम कॉलेज वाले की बात नहीं करेंगे। 3D सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे सीनियर लेवल तक की, ठीक है। लाइन प्लस प्लेन तक की। टॉपिक का लेवल कैसा है? टॉपिक का लेवल बहुत शानदार है, बहुत मजेदार है। वैसे इजी और टफ की बात करूं तो मिड लेवल आप कह सकते हो। ना कोई ज्यादा इजी है ना कोई टफ है, एक बीच का सा लेवल इस टॉपिक में देखने में। हाँ, समझना ज्यादा होता है। ज्यादा मेन चीज जो है वो समझने की है। जितना आप बेहतर समझ पाएंगे उतना अच्छा आपको टॉपिक आसान लगेगा। जितना आप कम समझ पाएंगे टॉपिक उतना ही मुश्किल लगेगा। कुल मिला के समझ की बात है। तो जितना आप अच्छे से समझ पाएंगे उतना अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। तो कुल मिला के ये टॉपिक वैसा नहीं है कि कुछ न्यूमेरिकल निकाल लिए काम हो गया। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि दिक् अनुपात क्या होते हैं, दिक् कोसाइन क्या होते हैं, अभिलंब क्या होता है, समीकरण क्या होता है, ये जो कुछ चीजें हैं, बिंदु क्या होता है, बिंदु से गुजरना क्या होता है। जब तक आप इनकी समझ विकसित नहीं करेंगे तब तक ये टॉपिक आपको परेशान करता रहेगा। तो टॉपिक का लेवल ऐसा है, समझने वाला है ना। तो टॉपिक का लेवल समझने वाला, जितना ज्यादा आप समझ पाएंगे उतना ज्यादा आप इससे बेहतर कर पाएंगे, आसान कर पाएंगे। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। इस टॉपिक में से कितने आते हैं? 3 से 5 क्वेश्चन नॉर्मली इस टॉपिक से मिल जाते हैं। 3 क्वेश्चन की आप उम्मीद करते हैं कि 3 सवाल जो है वो इजीली इसमें से मिल जाते हैं। 3 सवालों में से एक सवाल तो आपको दिक् अनुपात या दिक् कोसाइन के आसपास का मिल जाता है। एक सवाल जो है वो आपको सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन का मिल जाता है। एक सवाल आपको प्लेन का मिल जाता है, समतल का मिल जाता है। इस तरीके से मिनिमम 3 सवाल तो उम्मीद करते हैं हम कि इस टॉपिक से हमें मिल ही जाएंगे। और बाकी हो सकता है पेपर बनाने वाला थोड़ा इसको आगे भी खींच देता है, कई बार 5-5 क्वेश्चन तक भी जा सकता है। 3 क्वेश्चन मिनिमम की बात कर सकते हैं, ऊपर तो फिर वो डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पे। तो 3 क्वेश्चन तो तकरीबन आपको मिल ही जाएंगे इस टॉपिक से। अब इसके बाद में पहले हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि फिर हम जब सवाल करें तो आपको सारी चीजें पता हो, ठीक है। आ जाओ, क्विक रिवीजन करते हैं, फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं सारी चीजों का। कौन कौन क्या है 3D के अंदर, कौन कौन सी चीजें हैं, जो सारी थ्योरी है उसको एक फटाफट और फॉर्मूलों का एक रिवीजन ले लेते हैं। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है क्या? देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है किसी बिंदु को लोकेट करना। कोई बिंदु कहाँ है ये बताने के लिए हमने एक तंत्र बनाया जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जैसे इस बोर्ड पे ये पॉइंट P है, ये कहाँ है, इस बिंदु P तक कैसे पहुंचा जाए। इस बिंदु P तक पहुंचने के लिए हमने एक तरकीब बनाई है, एक विधि बनाई है, एक सिस्टम बनाया है जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 1D, 2D, 3D। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1D, 2D एंड 3D। ये 1D, 2D, 3D क्या होता है? 1D होता है जब आप एक लाइन पर होते हैं। जब आप एक लाइन पर होते हैं तो इसे 1D कहते हैं। जब आप खेत में होते हैं, किसी खेत पर है, किसी जमीन पर है, किसी प्लॉट पर है, तो ये 2D होता है, क्योंकि जब आपके पास 2 जगह होती है, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन जब आप जमीन और आसमान को भी कवर करते हैं तो 3D होता है। 3D हो गया पूरा ब्रह्मांड, हो गया ब्रह्मांड 3D हो गया। 1D तो क्या होगा? टनल हो गई। एक टनल का एग्जांपल ले लीजिए, एक गुफा का एग्जांपल ले लीजिए, एक पुल का एग्जांपल ले लीजिए। 1 डायमेंशन होता है, क्योंकि पुल में आप आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, ये 1 डायमेंशन है। एक मैदान में अगर आप खड़े हैं तो 2 तरफ जा सकते हैं, इधर इधर, है ना, वो 2D हो गया। लेकिन अगर आप आकाश की भी बात करें, अगर आप उड़ भी सकते हैं, जैसे हम इंसान हैं,
हम क्या कर सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर उधर, बस यही आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं। तो हम 2D है। अगर हम उड़ने लग जाएं, पक्षी जैसे उड़ सकते हैं, वो चल भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, तो वो 3D में आ जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास तीसरा आयाम भी खुल गया, ऊंचाई वाला, वो ऊपर जा सकते हैं। तो ये है 3D सिस्टम। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। हम 3D की बात करने वाले, जो 3 डायमेंशन है उसके बारे में बात करने वाले। अब 3D डायमेंशन में होता क्या है, 3D को बनाने के लिए हम 3 तल का इस्तेमाल करते हैं, ये रहे, और 3 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। यहाँ पे 3 एक्सिस नजर आएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, दूसरा आपका वाई एक्सिस, तीसरा आपका जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और 3 प्लेन है, 3 प्लेन है, इसमें 3 कलर के प्लेन देख सकते हो, एक ऑरेंज कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, एक ब्लू कलर का है। तो 3 एक्सिस मिलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस आपको मिलते हैं, प्लेन, 3 प्लेन मिलते हैं। अब जो ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाला देखो तो एक्स और जेड से बना हुआ है, ऑरेंज वाला जो है वो एक्स और जेड से बना हुआ है, तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया, क्योंकि एक्स एक्स और जेड एक्स से बना हुआ है, तो इसको कहेंगे एक्स जेड प्लेन। इसके बाद में ग्रीन वाले को देखो तो वाई और जेड से बना हुआ है, तो ग्रीन वाला हो गया वाई जेड प्लेन। अगर हम ब्लू वाले को देखें तो ब्लू वाला बना हुआ है एक्स से और वाई से, तो ब्लू वाला हो गया आपका एक्स वाई प्लेन। तो ये 3 प्लेन हो गए, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। 3 एक्सिस, 3 प्लेन और ऑक्टेन, ऑक्टेन का मतलब कमरे, 8 कमरे इसके अंदर होते हैं, 8 कमरे इसमें होते हैं, 4 कमरे ऊपर से और 4 कमरे नीचे से, 4 कमरे ऊपर वाले, 4 कमरे नीचे वाले। एक्स, इसका नाम ओ रख ले, इसका नाम एक्स डैश, जेड ओ, इसका नाम जेड डैश, माइनस की तरफ वाले का नाम जेड डैश, वाई डैश। तो टोटल 8 कमरे बनेंगे, 8 कमरे। देखो पहले 4 कमरे बना लो, फिर 4 कमरों को 8 कमरों में कन्वर्ट कर देंगे। 4 कमरे से 8 कमरे। 2D का डायग्राम बनाओ, 2D को 3D में कन्वर्ट कर देना। 2D का डायग्राम बनाओ, ये है 2D का डायग्राम, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये आपका पहला कमरा, ये दूसरा, ये चतुर्थांश का चित्र बना रहा हूं अभी मैं चतुर्थांश बना रहा हूं। पहला चतुर्थांश क्या हुआ, एक्स ओ वाई, पहला चतुर्थांश हुआ एक्स ओ वाई, या इसको एक्स वाई कह, ओ हटा देता हूं, एक्स वाई कह देता हूं, छोटा नाम पड़ेगा एक्स वाई। दूसरे का नाम क्या हुआ, एक्स डैश वाई, एक्स डैश और वाई से बना हुआ। तीसरा एक्स डैश वाई डैश से बना हुआ। चौथा एक्स वाई डैश से बना हुआ। ये 4 आपके चतुर्थांश होते हैं। 4 चतुर्थांश में अगर हम जेड एक्स और खींच दें, जेड एक्स और खींच दे तो 4 कमरे आगे आ जाएंगे, 4 कमरे पीछे चले जाएंगे, 4 कमरे आगे, 4 कमरे पीछे। तो इन्हीं कमरों में अगर जेड और जेड डैश मिला दे तो एक कमरा आगे आ जाएगा, एक कमरा पीछे चला जाएगा। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड डैश, इनके पीछे जेड और जेड डैश लगा दो बस। एक्स डैश वाई जेड डैश और जेड, एक्स डैश वाई जेड, एक्स डैश वाई जेड डैश, एक्स डैश वाई डैश जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, एक्स वाई डैश जेड, एक्स वाई डैश जेड डैश। अब आगे वाले और पीछे वाले कमरों का जो नंबर होता है, आगे वाले का नंबर अगर 1 है तो पीछे वाले का नंबर 5 होगा। आगे वाले कमरे का नंबर 1 होता है तो पीछे वाले में 4 जुड़ता है, पीछे वाले कमरे का नंबर होता है 5। ऐसे ही इसका नंबर, कमरा नंबर 2 है तो नीचे वाले का हो जाएगा 6 नंबर। इस प्रकार इसका नंबर 3 है तो इसके नीचे वाले का नंबर हो जाएगा 7। इसका नंबर 4 है तो इसका नंबर हो जाएगा 8। अगर इसमें कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है तो जो मेन लेक्चर है वो देख लेना, थ्योरी वाले लेक्चर, क्योंकि यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में बात करूंगा नहीं वरना बहुत लंबा हो जाएगा।
तो मैं खाली मोटा मोटी आपको याद करवा रहा हूँ कि क्लास में आप लोगों ने क्या डिटेल में क्या पढ़ा होगा। 3 एक्सिस होते हैं, 3 प्लेन होते हैं और 8 ऑक्टेन होते हैं, 8 कमरे होते हैं। हर कमरे का कोई निर्देश तंत्र होता है। जैसे ये कमरा है, इस कमरे में तीनों, पहले कमरे में तीनों प्लस होते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस। दूसरे 5वें कमरे में एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस। फिर दूसरे कमरे में एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस। फिर छठे कमरे में, 7वें कमरे में, हर कमरे का अपना एक प्लस माइनस है, जैसे चतुर्थांश में होता है, जैसे चतुर्थांश में होता है उस तरीके से। उसके बाद में आते हैं हमारे निर्देशांक। किसी बिंदु के निर्देशांक देने के लिए हमें तीन जो दूरियां हैं वो तय करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे पॉइंट पी है, अब इस पॉइंट पी तक चलने के लिए हमें 3 दूरियां तय करनी पड़ेगी। पहले चित्र में देख लो, कहाँ एक्स है, कहाँ वाई है, कहाँ जेड है। ये है आपका एक्स एक्स, ये हमने बनाया वाई और ये हमने बनाया जेड। तो सबसे पहले किसी बिंदु तक पहुंचने के लिए, कोई बिंदु कहाँ है वहां तक पहुंचने के लिए हमें 3 दूरियां तय करनी पड़ेगी। एक्स की दिशा में जो एक्स निर्देशांक कहलाएगा, वाई दिशा में जो वाई निर्देशांक कहलाएगा, जेड दिशा में जो जेड निर्देशांक कहलाएगा। और इन तीनों से जाके आपका कोई बिंदु का निर्देशांक तैयार होगा। एक्स वाई जेड, जितना आप एक्स चले हो, जितना आप वाई चले हो, जितना आप जेड चले हो, मूल बिंदु से वहां तक पहुंचने के लिए कितना कितना आप चले हो, वो आपका निर्देशांक तैयार हो गया। एक्स वाई जेड। अब अगर कोई एक्सिस, कोई बिंदु प्लेन के ऊपर है, सपोज करो वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है। अगर एक्स वाई प्लेन पे है तो केवल एक्स और वाई ही चलना पड़ेगा, जेड नहीं चलना पड़ेगा। एक्स वाई प्लेन पे जेड नहीं चलना पड़ता, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे, इसका मतलब एक्स और वाई चलना पड़ेगा, जेड नहीं चलना पड़ेगा। तो किसी प्लेन पर अगर कोई बिंदु है, मान लो एक्स वाई प्लेन पर है, तो उसमें आपको जेड नहीं चलना पड़ता, तो जेड का मान 0 होता है। ऐसे ही वाई जेड प्लेन के ऊपर आपको सिर्फ वाई और जेड चलना पड़ता है, एक्स नहीं चलना पड़ता, एक्स का मान 0 होता है। ऐसे ही जेड एक्स प्लेन के ऊपर वाई का मान 0 होता है। सेम ऐसे ही अगर किसी एक्सिस पे कोई बिंदु हुआ, तो कोई बिंदु किसी एक्सिस पे हुआ, तो मान लो एक्स एक्स पे हुआ या वाई एक्स पे हुआ, तो अगर एक्स एक्स पे हुआ तो केवल एक्स चलना पड़ेगा, वाई एक्स पे हुआ तो केवल वाई चलना पड़ेगा, और जेड एक्स पे हुआ तो खाली जेड चलना पड़ेगा। सपोज करो कोई पॉइंट केवल एक्स एक्स पर है, केवल एक्स एक्स पे है तो केवल एक्स की तरफ चलना पड़ेगा, बाकी दोनों 0। वाई पर है तो खाली वाई पे चलना पड़ेगा, बाकी दोनों 0। और केवल जेड पर है तो केवल जेड पे चलना पड़ेगा, बाकी सब 0। तो अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे है तो सिर्फ एक ही निर्देशांक चलना पड़ता है, बाकी दोनों 0 हो जाते हैं, क्योंकि एक्स पर है तो खाली एक्स ही चलना पड़ेगा, वाई पर है तो खाली वाई चलना पड़ेगा, और जेड एक्स पर है तो खाली जेड चलना पड़ेगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक बिंदु 3 जगह हो सकता है। आकाश में हो सकता है तो तीनों निर्देशांक होंगे, किसी तल पे होगा तो 2 निर्देशांक होंगे, तीसरा 0 होगा। जैसे एक्स वाई तल पे है तो एक्स और वाई होंगे, जेड का मान 0 होगा। अगर एक्सिस के ऊपर है तो केवल एक निर्देशांक होगा, बाकी 2 0 होंगे। इसी में आए दूरी निकालें, मूल बिंदु से दूरी, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। जैसे अब ये बिंदु है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालें। इस पॉइंट को चलने के लिए हमें इतना एक्स चलना पड़ा, इतना वाई चलना पड़ा, इतना जेड चलना पड़ा। अब इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, ये रहा मूल बिंदु, ये रहा आपका बिंदु, बिंदु और मूल बिंदु के बीच की दूरी। अगर ये पॉइंट पी है तो ओपी दूरी कितनी होगी? ओपी दूरी बराबर होगी √x² + y² + z², √x² + y² + z²। अब यहां पे आ जाता है 2 पॉइंट और। अगर बिंदु की एक्स एक्स से दूरी निकालनी हो तो ये दूरी में फर्क समझिए, ये दूरी मूल बिंदु से है, ये दूरी किससे? मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी। अगर बिंदु की दूरी मूल बिंदु से निकालनी है तो इतनी होती है, लेकिन अगर वही बिंदु है लेकिन दूरी एक्स एक्स से निकालनी है, यही बिंदु है, इसकी दूरी एक्स एक्स के साथ निकालनी है, ये रहा एक्स एक्स, एक्स एक्स से दूरी निकालनी है तो इतनी होगी। एक्स का निर्देशांक हटा दो, एक्स का निर्देशांक हटा दो, वाई एक्स से दूरी निकालनी है तो वाई का निर्देशांक हटा दो, जेड एक्स से दूरी निकालनी है तो जेड का निर्देशांक हटा दो। लेकिन यही बिंदु की दूरी अगर एक्स वाई तल से निकालनी है, एक्स वाई तल से, तो एक्स वाई तल से दूरी होगी जेड, वाई जेड तल से दूरी होगी एक्स, और जेड एक्स तल से दूरी होगी एक्स। ये 3 फॉर्मूले याद रखिएगा, मूल बिंदु से दूरी, एक्स एक्स से दूरी, और एक्स वाई तल से दूरी। एक्स वाई तल से दूरी निकालते हो तो जेड का निर्देशांक काम आता है, वाई जेड तल से दूरी में एक्स निर्देशांक, जेड एक्स तल से दूरी में वाई निर्देशांक, जेड एक्स तल में वाई निर्देशांक। चलो
आगे बढ़ते हैं। दो बिंदु के बीच की दूरी, अगर दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, एक बिंदु के निर्देशांक x1 y1 z1 है और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 z2 है, तो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी √x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर और z1 - z2 का स्क्वायर। ये था दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना। आप चाहे x2 - x1 कर लो, चाहे x1 - x2 कर लो, क्योंकि ये स्क्वायर में है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अगर मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, और उन दोनों पॉइंट को कोई बीच में कोई बिंदु R काट रहा है, तो इसे कहते हैं अंतः विभाजन। P और Q के बीच में काट रहा है तो अंतः विभाजन, P और Q के बाहर काट रहा है तो बाह्य विभाजन। R करेगा अंतः विभाजन, R करेगा अंतः विभाजन और R डैश करेगा बाह्य विभाजन। अगर P और Q के बाहर काट रहा है तो बाह्य विभाजन, अंदर काट रहा है तो अंतः विभाजन। और जिस अनुपात में काट रहा है, जैसे R ने काटा तो P से R तक, R से Q तक, ये जो दोनों दूरियां हैं इनका जो अनुपात है वो अगर m1 m2 है तो अंतः विभाजन के लिए आपको ये वाले फॉर्मूले यूज करने। ये है अंतः विभाजन के, ये है बाह्य विभाजन के। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोजेक्शन, प्रक्षेप। प्रक्षेप कैसे निकलते हैं? प्रक्षेप तीन होते हैं, x एक्स पे प्रक्षेप, y एक्स पे प्रक्षेप और z एक्स पे प्रक्षेप। प्रक्षेप का मतलब होता है परछाई, प्रक्षेप का मतलब होता है परछाई। इंग्लिश में प्रोजेक्शन, हिंदी में प्रक्षेप और सरल भाषा में परछाई। अगर आपके पास कोई रेखा है और उसके दो बिंदु आपको पता है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इस रेखा के ऊपर अगर सामने से लाइट डाली जाए तो इसकी तीन परछाइयां बनाई जा सकती है। इधर से लाइट डालोगे तो ये x एक्स पे परछाई बनेगी जिसको हम कहते हैं x2 - x1, क्योंकि x का निर्देशांक अंतर हो गया। अगर इधर से लाइट डालोगे तो इसे कहते हैं y एक्स पर परछाई। वैसे लाइट आप इधर से डालोगे तो परछाई इधर आ जाएगी, तो वो y, ये दोनों बात एक ही है। ये परछाई होगी y2 - y1। ऐसे ही आप z एक्स से परछाई डालोगे तो एक परछाई आ जाएगी z2 - z1। इन्हें कहते हैं प्रोजेक्शन। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के x एक्स के ऊपर प्रक्षेप, y एक्स पे प्रक्षेप और z एक्स पे आ जाएगा z2 - z1, जिसको c कह देंगे। ये प्रक्षेप कहलाते हैं। प्रक्षेप बड़े महत्वपूर्ण चीज होते हैं। प्रक्षेप आगे जाके बनाते हैं दिक् अनुपात। ये जो प्रक्षेप होता है ये लाइन के लिए अलग अलग, जैसे जैसे लाइन की लंबाई बढ़ेगी ये प्रक्षेप जो है ये बदलते जाएंगे। अगर Q यहां के बजाय यहां होता तो प्रक्षेप बदल चुके होते। अगर Q इससे नजदीक होता तो प्रक्षेप छोटे आते, प्रक्षेप छोटा आता। Q अगर यहां ना होकर यहां होता तो इसके प्रक्षेप भी छोटे आते। Q यहां गया तो प्रक्षेप और बड़ा हो गया, Q यहां गया तो प्रक्षेप और बड़ा हो गया। तो प्रक्षेप बड़े या छोटे हो सकते हैं, लेकिन एक चीज, प्रक्षेप बड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन इनका जो अनुपात है वो फिक्स रहता है। अनुपात हमेशा एक ही आता है। इसीलिए एक नई चीज बनती है जिसे कहते हैं दिक् अनुपात। एक लाइन का अनुपात फिक्स होता है और उसके जो परछाइयां, अगर आप तीनों परछाइयां बनाओ, एक लाइन ले लो, उस लाइन के कोई भी दो बिंदु ले लो, एक लाइन लो, उसके कोई भी दो बिंदु लो, कोई भी दो जो तुम्हें पसंद हो वो दो बिंदु लो और फिर प्रक्षेप निकालो ए बी। चाहे ये दो ले लिए चाहे कोई और दो ले लिए, जब आप प्रक्षेप निकालेंगे तो प्रक्षेपों का अनुपात जो होगा वो हमेशा फिक्स आता रहेगा। चाहे आपने ये दो बिंदु लिए हो, चाहे आपने ये एक पॉइंट और एक ये पॉइंट लिया हो, अनुपात हमेशा एक ही आता रहेगा। इसका मतलब एक लाइन के ऊपर अनुपात कभी नहीं बदलता, जिसे कहते हैं दिक् अनुपात, डायरेक्शनल रेशियो। प्रक्षेप, एक लाइन के लिए जो प्रक्षेप होते हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनका जो अनुपात है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। रेशियो, अनुपात उसमें छुपा रहता है, वो कभी नहीं जाता, वो कभी भी नहीं जाता। यही सबसे कमाल की चीज है। इन्हें आप एबीसी कहते हैं। तो एक रेखा के लिए दिक् अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। वो उनका अनुपात होते हैं जो हमेशा बरकरार रहता है। एक लाइन एक अनुपात, एक लाइन एक अनुपात। इसीलिए दिक् अनुपात हर रेखा का यूनिक होता है।
हर रेखा के अंदर एक ही दिक् अनुपात होता है, वो फिक्स होता है। फिर आ जाते हैं दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन बनते हैं, अगर आपके पास दिक् अनुपात ABC है तो दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन बनते हैं। अंडर रूट A के अंदर तीनों के वर्गों के योग का भाग दे दो, इससे बन जाता है दिक् कोसाइन। जिसे आप LMN कहते हैं। ये L कहलाता है, इसको M कहते हैं, इसको N कहते हैं। तीनों को वर्ग करके जोड़ोगे तो वर्गों का योग 1 आएगा, जिसे दिक् कोसाइन संबंध कहते हैं। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। और L को कॉस अल्फा भी कहते हैं, क्योंकि दिक् कोसाइन में कोसाइन कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। यहाँ अल्फा बीटा गामा जो है वो रेखा के कोण है, एक्स एक्स से बनने वाला कोण, वाई एक्स से बनने वाला कोण और जेड एक्स से बनने वाला कोण। ये दिक् कोसाइन हो गए। उसके बाद आता है जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, हर लाइन का डायरेक्शन रेशियो फिक्स होता है, बस इसी वजह से इसी को वेक्टर कहते हैं, इसी को सदिश कहते हैं। सदिश कुछ और नहीं, सदिश हर रेखा का, मैंने बताया हर रेखा के अंदर आप कोई भी दो बिंदु लो, उसके प्रक्षेप छोटे बड़े आएंगे, लेकिन जब अनुपात निकालने जाओगे अनुपात एक ही आता रहेगा, अनुपात कभी चेंज नहीं होगा। एक रेखा का अनुपात हमेशा फिक्स आता है, बस इसी से प्रेरणा मिलती है और बन जाता है वेक्टर सदिश। तो दिक् अनुपात ही सदिश है, सदिश ही दिक् अनुपात है। दिक् अनुपात, हर रेखा के दिक् अनुपात होते हैं, उन्हीं को IJK में लिख दीजिए, सदिश बन गया। और सदिशों में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो दिक् अनुपात है। तो दिक् अनुपात ही सदिश है, सदिश ही दिक् अनुपात है, और दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर क्यों बुलाए? 3D पढ़ते पढ़ते वेक्टर कहां से याद आ गए? तो वेक्टर इसलिए बुलाए कि वेक्टरों में बहुत सारी चीजें हमने बनाई हुई है, वेक्टर में बड़ी कमाल कमाल के उपयोग होते हैं वेक्टर के। वेक्टर में डॉट गुणा करनी आती है, वेक्टरों को जोड़ना आता है, वेक्टरों को घटाना आता है, वेक्टरों की क्रॉस गुणा करनी आती है। बहुत सारे चीजें हैं जो हमने वेक्टर्स में डेवलप की हुई है, वो सारी चीजें हमारे काम करेगी 3D में। जब हम 3D पढ़ेंगे हम वेक्टर की मदद से पढ़ेंगे, तो जो वेक्टर के हथियार है, जो वेक्टर के औजार है, वो सारे के सारे 3D में हमारे काम आ जाएंगे। तो इससे 3D को पढ़ना आसान हो जाएगा। ये है वेक्टर का उपयोग। तो वेक्टर एक टूल है, वेक्टर जैसे टूल है, जैसे 1 2 3 4 5 ये जो नंबर है, नंबर क्या है? टूल है। चित्र क्या है? ज्योमेट्री क्या है? टूल है, जिनकी मदद से हम कोई चीज को पढ़ते हैं। तो वेक्टर हमारी मदद करेंगे 3D को पढ़ने में। क्यों? क्योंकि वेक्टर में बहुत सारी चीजें हैं जो 3D में हमारी मदद कर सकती है। क्या क्या महत्व है? देखो, दो चीजें समांतर है या नहीं है, ये वेक्टर बहुत अच्छे से बता देते हैं आपको। वेक्टर से आप बड़े आराम से चेक कर सकते हो कि दो चीजें समांतर है या नहीं है, क्योंकि जब दो चीजें समांतर होती है तो उनके दिक् अनुपातों का अनुपात बराबर होता है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो वेक्टर में बड़े आसानी से आप पता कर सकते हैं कि दो वेक्टर समांतर है या नहीं है। क्रॉस गुणा कर लो, क्रॉस गुणा कर लो। अगर दो वेक्टर की क्रॉस गुणा करने पर 0 आता है, इसका मतलब समांतर है। तो वेक्टर बड़े आसानी से हमें बता देते हैं कि दो चीज समांतर है या नहीं है। ऐसे ही लंबवत, अगर दो चीजें लंबवत है या नहीं है, दो वेक्टर लंबवत है या नहीं है, डॉट गुणा कर लो, डॉट गुणा 0 आ गई मतलब लंबवत है ना। वेक्टर में दूरी निकालना बहुत आसान होता है, वेक्टर बनाओ और परिमाण निकाल लो, वो दूरी बन गई। दूरी निकालना आसान होता है। कोण निकालना बहुत आसान होता है, दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना हो तो आप इजीली फॉर्मूला लगाते हो, कोण निकल जाता है। तो ये वेक्टर के कई फायदे हैं जो हमें 3D में मदद करेंगे। इनकी सहायता से 3D को पढ़ना आसान हो जाएगा। तो A.B बटा A का परिमाण और B का परिमाण, A.B बटा A का परिमाण, B का परिमाण। तो ये है 3D। तो 3D में वेक्टर कहां से आया? वेक्टर कहीं से नहीं है, वेक्टर को बुलाया गया, मदद ली गई वेक्टर की, भैया आओ और थोड़ा सा 3D को समझने में हमारी मदद करो, या थोड़ा सा 3D को आसान करो। तो ये लोग आएंगे और 3D को आपको आसान कर देंगे। ये तो मैंने कुछ लिमिटेड टाइप लिखे हैं, बाकी वेक्टर के बहुत उपयोग है। वेक्टर से हम बहुत आसानी से चीजें, देखो दिक् अनुपात और वेक्टर एक ही चीज होते हैं। तो जब आपके पास वेक्टर है मतलब आपके पास दिक् अनुपात है, जब आपके दिक् अनुपात है आपके पास वेक्टर है। तो 3D में बड़े आराम से ये चीजें काम करेगी। 3D में सबके दिक् अनुपात होंगे, जिन दिशा के दिक् अनुपात होंगे तो वेक्टर बन गया। वेक्टर को जब चाहो दिक् अनुपात में बदल लो, तो दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जब चाहे वेक्टर का फायदा उठाएंगे। अब कहाँ फायदा मिलेगा? देखो, छोटे छोटे फायदे शुरू हो जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप अब वेक्टर की मदद ले सकते हैं। AB क्रॉस AC, दो वेक्टर बना लो, आपके A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु की निर्देशांक अगर आपके पास है तो AB वेक्टर बना लो, AC वेक्टर बना लो, या कोई BC वेक्टर बना लो।
कोई भी दो वेक्टर बना लो, कोई भी दो वेक्टर बना लो, मान लो ए बी बना लिया, ए सी बना लिया, या बी सी बना लिया, या सी ए बना लिया। बंद ऐसा नहीं कि ये वाले बना और वो वाले बना, कोई भी दो बना लो, कोई भी दो वेक्टर बना लो, उनकी क्रॉस गुणा कर लो, उनकी क्रॉस गुणा करके उनका परिमाण निकाल लो और फिर 1/2 से गुणा कर दो, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यह है वेक्टरों का एक पहला फायदा। अब बोलोगे अगर ये यूज नहीं करते और कुछ यूज करते तो 3D के पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है क्षेत्रफल निकालने का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल, वो दूरियां कर करके निकालेगा। ये दूरी निकाल लो, पहले कहेगा ए बी निकाल लो, फिर कहेगा बी सी निकाल लो, फिर कहेगा ए सी निकाल लो, फिर कहेगा हीरो का सूत्र लगा लो और फिर निकाल लो। इतना लंबा करो तो वेक्टर हमारी आराम से ही, वेक्टर में ए बी क्रॉस ए सी करो, परिमाण निकालो और 2 का भाग दे दो, आ गया क्षेत्रफल। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना भी उतना ही आसान है। दो वेक्टर ले लो, दो वेक्टर ए बी और बी सी, दोनों की क्रॉस गुणा करो और परिमाण निकाल लो और क्षेत्रफल आ गया। तो आसानी से तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है, आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है, और उसके अलावा और ढेर सारे फायदे। अब आ जाते हैं कोलिनियरिटी क्या होती है। कोलिनियरिटी का मतलब संरेखिक, एक रेखा में होना। दो बिंदु हमेशा एक रेखा में होते हैं, दो बिंदु हमेशा एक रेखा में होते हैं। एक बिंदु P ले लो और एक Q ले लो, ये तो हमेशा एक रेखा में होंगे ही होंगे, क्योंकि दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है क्या तीन बिंदु एक रेखा में कब होंगे या कब नहीं होंगे? अगर तीन बिंदु होते तो क्या वो एक रेखा में होंगे या नहीं होंगे? होंगे तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कई तरीके हैं। एक तो पहला तरीका मैं सजेस्ट करता है कि डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, दिक् अनुपात निकाल लो, क्योंकि अगर एक ही रेखा में है तो पी आर के दिक् अनुपात और आर क्यू के दिक् अनुपात एक ही होंगे, क्योंकि एक ही लाइन है तो दिक् अनुपात भी एक होंगे। तो पी से आर के दिक् अनुपात निकाल लो और आर से क्यू के दिक् अनुपात निकाल लो, समान आ रहे हैं मतलब एक रेखा में। दूसरा होता है सेक्शन फॉर्मूला। आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसे अंतः विभाजन कहते हैं। आर का निर्देशांक जो है वो पी और क्यू दोनों से निकालो, सेम आ गया तो सही है। तीसरा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी वाला। अगर एक रेखा में है तो P से R तक की दूरी R से Q तक की दूरी बराबर होगा P से Q तक की दूरी, दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा, मतलब एक रेखा में। चौथा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है इसका मतलब एक रेखा में। आगे आते हैं सर्कल से जुड़े हुए वृत्त के केंद्र। त्रिभुज में कई प्रकार के केंद्र होते हैं, जिसमें से 4 केंद्र हम जानते हैं। एक है केंद्रक, जो माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन से बनता है। केंद्रक जो बनता है माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन से, माध्यिकाएं जब काटती है तो जो बनता है वो केंद्र कहलाता है। फिर होता है अंतःवृत्त, त्रिभुज के अंदर के जो कोण है, अंदर के कोणों का प्रतिच्छेद, जो आंतरिक कोण है उनके प्रतिच्छेद से जो बनता है उसे अंतःवृत्त का केंद्र कहते हैं। फिर होता है सरकम सेंटर, जिसे कहते हैं परिकेंद्र। परिवर्त का जो केंद्र होता है उसे परिकेंद्र कहते हैं। फिर चौथा होता है ऑर्थो सेंटर, जिसे कहते हैं लंब केंद्र। ये 4 प्रकार के त्रिभुज में केंद्र होते हैं। पहला होता है केंद्रक, दूसरा होता है अंतः केंद्र, तीसरा होता है परिकेंद्र, चौथा होता है लंब केंद्र। केंद्रक तो क्या होता है, जो माध्यिकाएं होती है त्रिभुज के अंदर, माध्यिकाएं खींचे। माध्यिकाएं मतलब जो एकदम मध्य में है, सामने वाली भुजा को 2 भागों में डिवाइड कर दे बराबर बराबर। सामने वाली भुजा को इक्वल इक्वल डिवाइड कर दे। तो फिर ये तीनों माध्यिकाएं जहां काटती है वो केंद्र कहलाता है। तीनों माध्यिकाएं जहां काटती है वो केंद्र कहलाता है। केंद्र के निर्देशांक निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तीनों को जोड़ो और 3 का भाग दे दो। तीनों निर्देशांकों में x के निर्देशांकों को जोड़ो और 3 का भाग दे दो। तीनों y के निर्देशांक जोड़ो, 3 का भाग दे दो और केंद्र का निर्देशांक तैयार हो गया। तो केंद्र का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अच्छा, अंतः केंद्र का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। अंतः केंद्र भी आपको सूत्र से डायरेक्ट मिल जाता है, डायरेक्ट सूत्र लगाओ और उत्तर पाओ। इसके लिए फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। यहाँ पे a b c कौन है, बट्टा a प्लस b प्लस c, यही y के लिए लगाना है। ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बट्टा a प्लस b प्लस c।
ये अंतः केंद्र का फॉर्मूला हो गया। एबीसी क्या है? एबीसी ये है कि जो सामने वाली भुजा की लंबाई है उन्हें एबीसी कहा जाता है। अगर ए के निर्देशांक x1 y1 z1 है तो इसके सामने जो भुजा है इसकी लंबाई को ए कहते हैं। दूसरा, बी के निर्देशांक अगर x2 y2 z2 है तो बी के सामने जो भुजा है उसकी लंबाई को बी कहते हैं। और अगर सी का निर्देशांक अपने आप ही x3 y3 z3 हो गया तो तीसरी भुजा की लंबाई को सी कहते हैं, सामने वाली भुजा ये सी, इन्हें एबीसी कहते हैं। फिर ये सूत्र लगा के आप अंतः केंद्र के निर्देशांक निकाल सकते हैं। फिर आता है आपका परिकेंद्र। परिकेंद्र कैसे निकलते हैं? परिकेंद्र की खास बात ये होती है कि उसकी सभी शीर्षों से दूरियां बराबर होती है, सभी शीर्षों से दूरियां बराबर होती है। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, उसके बजाय हम लोग जो निकालते हैं वो दूरियां बराबर करके निकालते हैं। ए बी सी, जो भी परिवर्त का केंद्र होगा उसकी तीनों शीर्षों से दूरियां बराबर होगी, पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी। बस ये वाला मेथड लगा के तीनों दूरियां बराबर होती है, उस आधार पर हम पी के निर्देशांक को निकाल लेते हैं। ये परिकेंद्र के केस में किया जाता है। फिर आ जाता है लंब केंद्र। लंब केंद्र के केस में क्या करते हैं? इसके लिए भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए हम ये करते हैं कि ये रहा त्रिभुज। लंब केंद्र किससे बनता है? लंबों से। लंब केंद्र किससे बनता है? लंब से। तो लंब डाल दो, ये ए बी सी, ये आपका लंब आ गया एडी, ये लंब आ गया बीई, ये लंब आ गया सी एफ, और लंब केंद्र को मान लिया एल है। अब जो भी लंब केंद्र होगा उससे एल जो है, एल ये लंब होगी बीसी के, एल लंबवत होगी बीसी के। ऐसे ही बीएल लंबवत होगी एसी के, ऐसे ही सीएल लंब होगी एबी के। बस इस तरीके से जो लंबवत वाली शर्त है ये लगाकर लंब केंद्र के निर्देशांक निकालते हैं। लंब केंद्र से अगर शीर्ष और लंब केंद्र को मिलाया जाए तो वो सामने वाले भुजा के लंबवत होगा। शीर्ष को और लंब केंद्र को मिलाया जाए तो वो हमेशा सामने वाली भुजा के लंब होगा। इसकी सहायता से हम एल यानी लंब केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो ये इनके सबके अपने अपने तरीके, दो के फॉर्मूले, दो को तरकीब करके निकाला जाता है। आगे आते हैं चतुष्फलक। चतुष्फलक होता है जिसे प्रिज्म टाइप से होता है, चार फलक वाला, जिसे चतुष्फलक कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिख रहा होगा कि ये चार फलक वाला है ना, इसमें चार फलक है, ए बी सी और डी। फलक एक, फलक दो, फलक तीन और एक सामने से फलक चार। चतुष्फलक के चार शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी। इसका केंद्रक निकालना हो तो चारों शीर्षों को जोड़ो और चार का भाग दे दो। त्रिभुज में तीन को जोड़ के तीन का भाग देते हैं क्योंकि उसमें तीन शीर्ष होते हैं, इसमें चार होते हैं तो चारों को जोड़ो और चार का भाग दे दो। तो ये चतुष्फलक का केंद्रक यानी सेंट्रोइड आ जाएगा। चतुष्फलक का जो आयतन है वो इस तरीके से निकाला जाता है। अगर इसी प्रिज्म का आयतन हमें निकालना हो तो वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सारणिक x1 y1 z1, फिर दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्ष और एक कॉलम 1 1 का, और सारणिक का मान निकाल के 6 का भाग दे दो। ये बन जाएगा चतुष्फलक का आयतन। आगे आ जाता है सरल रेखा क्या है। अब आ जाते हैं सरल रेखा के ऊपर। सरल रेखा क्या है? सरल रेखा एक्चुअली उन बिंदुओं का समूह है। सरल रेखा परिभाषा समझना पहले। सरल रेखा है क्या? कोई सरल रेखा वो है जो सीधी होती है, घटिया परिभाषा है। सरल रेखा वो है जो सीधी होती है, तारा वो है जो चमकता है। फिर कोई आके कहेगा कि मेरा बल्ब भी चमकता है तो मेरा बल्ब भी तारा हो गया, तो थोड़ी घटिया परिभाषा लगती है कि तारा वो है जो चमकता है। सोचिए, है ना, कोई ये कहे कि तारा कौन है? जो चमकता है। फिर बच्चा आके कहेगा मेरा बल्ब भी चमकता है, तो क्या ये बल्ब भी तारा हो गया? मेरी घड़ी चमक रही है, क्या ये तारा हो गया? तो घटिया परिभाषा तो घटिया ही रहती है ना कहीं उसका कोई ना कोई वायलेशन आ ही जाता है। तो बेटर परिभाषा देते हैं। देखो सरल रेखा क्या है? सरल रेखा बिंदुओं का समूह है, ऐसे बिंदुओं का समूह है जिसमें से कोई भी तीन बिंदु अगर आप चूज करते हो, कोई भी तीन बिंदु चूज करते हो तो उन तीन बिंदुओं में
बनने वाला त्रिभुज हमेशा 0 होगा। कोई भी 3 बिंदु अपनी पसंद से ले लेना, जो तुम्हें पसंद हो, कोई भी 3 बिंदु लो और त्रिभुज बनाओ, तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा। ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ सरल रेखा कहलाता है। परिभाषाएं कई और भी दी जा सकती है, एक परिभाषा तो ये बिल्कुल सिंपल है कि भाई सरल रेखा क्या होती है? सरल रेखा बिंदुओं का समूह है, बहुत सारे पॉइंट्स है जिनसे एक वक्र बना है, जिसको हम सरल रेखा कह रहे हैं। खास बात क्या है इसमें, कोई भी 3 पॉइंट जब भी आप उठाएंगे, कोई भी 3, ये वाले ये वाले ये वाले, कोई भी 3 पॉइंट उठा के त्रिभुज बनाएंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो 0 आएगा, तो वो सरल रेखा है, वो वक्र सरल रेखा है। तो ये परिभाषा तैयार होगी, है ना। और भी ढेर सारी परिभाषाएं दे सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, समीकरण क्या है, फिर बात करते हैं समीकरण क्या है। सरल रेखा क्या है ये बात कर ली। सरल रेखा बिंदुओं से बना हुआ एक वक्र है। वैसे तो हर चीज बिंदुओं से बना हुआ वक्र ही है, कुछ भी देख लो। वृत्त किससे बना हुआ? बिंदुओं से। परवलय किससे बना हुआ? बिंदुओं से। रेखा किससे बनी हुई है? बिंदुओं से। सब बिंदुओं से बने हुए हैं, लेकिन बिंदुओं में, सरल रेखा वाले बिंदुओं में अलग खास बात है। अब ये बात सरल रेखा में है, व्रत में नहीं। व्रत में ऐसा नहीं है। क्या व्रत में ऐसा है? नहीं। हर किसी के बिंदु अपने अपने नियम को पालना करते हैं। सरल रेखा के बिंदु सरल रेखा के नियम की पालना करते हैं, व्रत वाले व्रत की पालना करते हैं, दिग्वर्त वाले दिग्वर्त। हर के सब बिने तो बिंदु से ही है, सब बने तो बिंदु से बने। जैसे हम सब बने तो एटम से ही हैं, लेकिन फिर भी मैं अमित हूं, कोई सुमित है, कोई विजय है, कोई नरेश है, किसी का अलग है व्यवहार, किसी का अलग है। बने तो एटम से ही है, क्योंकि एटम उसके बाद में कौन से रूल को फॉलो करते हैं वो फिर आगे तय करता है। तो सब बने तो पॉइंट से ही है, हर कोई पॉइंट से ही बना हुआ है, लेकिन अब पॉइंटों पे कौन सा नियम काम कर रहा है उससे तय होता है कि ये पॉइंट सरल रेखा बनाएंगे या व्रत बनाएंगे या दिग्वर्त बनाएंगे या अतिपरवलय बनाएंगे, ठीक है ना। फिर वो अलग अलग वक्र बिंदुओं की शर्तों के साथ साथ अलग अलग वक्र बनते चले जाते हैं। अब रेखा की बात करें तो इसके हर 3 बिंदु, कोई भी 3 बिंदु उठाइए, वो हमेशा 0 क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाएंगे। ऐसे समीकरण क्या है? समीकरण वो तरीका है जिसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु वक्र के ऊपर है और कौन सा बिंदु वक्र के ऊपर नहीं है। अब जैसे पी पॉइंट है, ये वक्र के ऊपर है, ये वक्र के ऊपर नहीं है, तो हमारे पास एक वेरिफिकेशन का तरीका होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए जिससे हम ये वेरीफाई कर सकें कि कौन सा बिंदु वक्र मतलब जिसकी भी बात चल रही है, वो व्रत परवलय दिग्वर्त, यहां तो रेखा की बात कर रही तो रेखा की बात ले रहा हूं, कौन सा है जिससे पुख्ता हो सके। समीकरण वो जरिया है जिससे वेरिफिकेशन हो सकता है कि कौन रेखा के ऊपर है, कौन रेखा के परे है। इसे कहते हैं समीकरण, जांच पड़ताल करने का माध्यम, पुख्ता करना, कौन वक्र के ऊपर है, कौन रेखा के ऊपर आएगा और कौन रेखा के नीचे या ऊपर आएगा, रेखा पे नहीं आएगा। तो वो सूत्र, वो फॉर्मूला, वो समीकरण जिससे कंफर्मेशन किया जा सकता है कि कौन वक्र का हिस्सा है और कौन वक्र से बाहर है। इसीलिए सबकी इक्वेशन बनाई जाती है ताकि पता किया जा सके कौन किस पे है। एक सरल रेखा का समीकरण बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सरल रेखा का समीकरण बनाने के लिए हमें पहले सोचिए, जब आपको एक सरल रेखा बनानी हो तो भूल जाइए कि आप 3D पढ़ रहे हैं। आप सोचिए कि कभी भी आप अपने कागज भी आपके पास पड़ा होगा, एक रेखा खींचिए। एक रेखा खींचने के लिए आपको क्या चाहिए? पेन पकड़िए और रेखा खींचिए, सोचिए, और थोड़ा सा धीमा होकर सोचिए कि आप जब कागज पे लाइन खींच रहे हैं तो आपको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले क्या चाहिए होता है? गौर करो, ये बेसिक है, ये कोई गणित नहीं है। आप 12th में पढ़ रहे हैं तो ही लाइन खींचनी आएगी। किसी छोटे से छोटे बच्चे ने भी कभी लाइन खींची होगी तो पूछो उससे कि लाइन कैसे खींची जाती है। सबसे पहले होता है पेन को रखना, है ना, एक जगह पे पेन को रखना। सही कह रहा हूं? सोच लो, आप एकदम छोटे बच्चे हो, 5 साल वाले, ठीक है, लाइन खींचना चाहते हो, क्या करोगे? बोला सबसे पहले पेन को रखेंगे, ठीक है, पेन को रखेंगे यानी आपको एक पॉइंट की जरूरत होगी। पेन को रखने के लिए जगह तो चाहिए होगी ना, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट कुछ तो किराए पे लेना पड़ेगा, तो आपको एक पॉइंट की जरूरत होगी, ठीक है, पेन को रख दिया। अब पेन को रखने के बाद में पेन को घसीटना होगा, किधर तो घसीटोगे? बोला हाँ, एक तरफ घसीटना होता है, जिस तरफ घसीटते हो उसको दिशा कहते हैं। यही होता है। अभी भी ट्राई कर लो, मैं तो कह रहा हूं अभी ट्राई कर लो, बनाओ लाइन, एक कागज पे लाइन बनाओ, देखो क्या होता है। धीरे धीरे करके सोचो क्या होता है। पहले आपने पेन रखा, एक पॉइंट बनाया, फिर उसके बाद में पेन को एक तरफ घसीटा, इधर या उधर, जिधर भी घसीटा वो एक अलग बात है, एक दिशा में घसीटा नहीं घसीटा, पेन को एक दिशा में रगड़ा ना, तो इसका मतलब क्या जरूरत पड़ी? एक पॉइंट की और एक दिशा की, इससे लाइन बनती है। बिल्कुल, अभी भी हम यही बात कर रहे हैं। हम कौन सा गणित की खास बात यह है कि ये कॉमन बात करती है, ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत हाइप
अब हाई प्रोफाइल इसलिए लगता है कि आप इसे समझते हैं कि ये 12th की गणित है, ये ग्रेजुएशन की गणित है, या एमएससी की है, पीएचडी की। गणित हमेशा बच्चे की जैसी होती है, एक बच्चा कैसे सीखता है गणित वैसे ही काम करती है, देख लो। हाँ, फिर उसको प्रिसाइज तरीके से करने की बात करती है, उसमें कोई शक डाउट क्लियर एकदम क्लियर करने की बात करती है, उससे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। इतना रिगोरस, इतना साफ सुथरापन देख के थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, बाकी करती वैसे ही है जैसे एक छोटे बच्चे ने किया होगा लाइन बनाते टाइम पे, एक बिंदु एक दिशा। तो एक बिंदु और एक दिशा, एक बिंदु चाहिए, एक दिशा चाहिए, दिशा मतलब दिक् अनुपात, ये दिक् अनुपात। तो एक बिंदु और एक दिशा दे दी तो हम सरल रेखा का समीकरण बना लेंगे। सरल रेखा का समीकरण हम दो तरीके से बनाते हैं, कार्तीय और सदिश। कार्तीय और सदिश दोनों ही समीकरण हमारे लिए बड़े फायदेमंद है। जहां पे कार्तीय अच्छा लगेगा वहां कार्तीय यूज करेंगे, और दोनों में कोई लड़ाई नहीं है। आराम से जब चाहो कार्तीय को सदिश में, जब चाहो सदिश को कार्तीय में बदल सकते हो। फिर कार्तीय को सदिश में, भैया जब तुम्हें सदिश के फायदे लेने हो सदिश में बदल लो, जब तुम्हें कार्तीय के फायदे लेने हो कार्तीय में बदल लो, जिसको जैसा चाहे। इसलिए दोनों चीजों को पैरेलल चलाते रहेंगे, जिसको जिसमें फायदा मिले वो ले लेना, है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म भी हमारे पास और वेक्टर फॉर्म भी है, दोनों फॉर्म हमारे पास विद्यमान है। कैसे आती है कार्तीय में क्या होता है और उसमें क्या होता है, आ जाओ। ये रहा आपका कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपके बिंदु के निर्देशांक x1 y1 z1 है और आपकी जो दिशा है, जो रेखा की दिशा है वो ABC है, तो रेखा का कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, z माइनस z1 बटा c। ये होता है कार्तीय रूप, क्योंकि x y z में लिखा हुआ है इसलिए ये रूप हो गया आपका कार्तीय रूप। इसी का वेक्टर फॉर्म लिखें तो इन्हीं चीजों को वेक्टर में लिख लो। ये जो बिंदु है इसको कह दिया a सदिश। नहीं यार, क्योंकि वो तोड़ फोड़ फिर शुरू कर दी। मैंने कहा यार अभी कहा था शाम को नहीं करेंगे, क्लास लेते तोड़ फोड़ शुरू कर दी। r बराबर a प्लस लैम्डा b, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। a क्या है, वो बिंदु है जिससे रेखा जाती है, b वो दिशा है जिसमें रेखा जा रही है। तो इन दोनों से आपका हो गया r बराबर a प्लस लैम्डा b, ये आपका वेक्टर फॉर्म है और वो आपका कार्तीय रूप है। दोनों को जब चाहो एक रूप से दूसरे रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो ऊपर वाले x1 y1 z1 है, इनसे आपका a वेक्टर बनता है, इनसे आपका ये जो तीन है x1 y1 z1, इससे आपका a वेक्टर बनता है, नीचे वालों से आपका b वेक्टर बनता है। तो अगर आपके पास a और b वेक्टर दिए हुए हैं, अगर ये दिया हुआ है तो a वेक्टर से ऊपर वाले लिख लो, b वेक्टर से नीचे वाले लिख लो, या फिर कार्तीय दिया हुआ सदिश बनाना है तो ऊपर वालों से a वेक्टर बना लो, नीचे वालों से b वेक्टर बना लो। ये लो, जब चाहो सदिश से कार्तीय में आ सकते हो, कार्तीय से सदिश में जा सकते हो। हमें ज्यादातर सदिश रूप काम आता है बजाय कार्तीय रूप के, क्योंकि सदिश रूप से हमारे कोण वोण सारे इसी से आएंगे। जैसे कोण आ जाते हैं, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालेंगे तो कोण निकालने में हमारे जो काम करेगा वो सदिश रूप काम करेगा। जो बी सदिश है, दो रेखाएं होंगी, दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना है तो बी सदिश काम आएगा। b1 डॉट b2 बटा b1 का परिमाण b2, या b1 b2 दो क्यों है, क्योंकि दो रेखाएं, दो रेखाओं की दो दिशाएं होंगी, एक पहली वाली रेखा की दिशा, एक दूसरी वाली रेखा की दिशा। मान लो पहली रेखा का समीकरण ये है, r बराबर a1 प्लस लैम्डा 1 b1, इसमें आ गया b1 वेक्टर, इसकी दिशा b1 होगी। दूसरी रेखा होगी r बराबर a2 लैम्डा 2 b2, इसकी दिशा होगी b2। b1 b2 दोनों निकाल लो, इसमें मान रख दो और cos थीटा कर दो। तो इस तरीके से दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात हो जाता है। दो रेखाओं के बीच में दो प्रकार के कोण बनते हैं, एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण। दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है, दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है। एक को आंतरिक कोण कहते हैं, एक को बाह्य कोण कहते हैं। एक को आंतरिक कोण और एक को बाह्य कोण। आंतरिक कोण और बाह्य कोण, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा आंतरिक है और कौन सा बाह्य है? इसके लिए नियम बनाया हुआ है कि जो भी इन दोनों में से जो भी कोण 90 से छोटा आएगा उसको आंतरिक बोलेंगे, और जो 90 से बड़ा आएगा उसे बाह्य बोलेंगे। वैसे दोनों का जोड़ 180 है, तो अगर एक कोण 90 से कम आया तो एक कोण अपने आप ही 90 से ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 है। दोनों का जोड़ 180 है, तो अगर एक 90 से कम हुआ तो दूसरा 90 से बड़ा हो जाएगा। तो एक न्यून कोण होगा तो दूसरा अधिक कोण होगा, तो जो न्यून कोण होगा उसको आंतरिक कहेंगे और जो अधिक कोण होगा उसको बाह्य कोण कहेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि दोनों 90-90 आ जाए तो दोनों ही समकोण हो गए, फिर तो कोई झंझट ही खत्म। उसके अलावा एक न्यून आएगा, एक अधिक आएगा। अगर दोनों 90-90 आ सकते हैं, 90-90 नहीं आए तो फिर एक न्यून आएगा और एक अधिक आएगा।
इसके बाद में दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त। अगर दो रेखाएं समांतर है इसका मतलब उनकी दिशाएं भी समांतर है, उनके वेक्टर भी समांतर है, तो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर दोनों समांतर होंगे। B1 वेक्टर और B2 वेक्टर समांतर होंगे। और समांतर के लिए आप क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करके देख लो। क्रॉस गुणा 0 आ रही है मतलब समांतर है, क्रॉस गुणा 0 आती है मतलब समांतर है। एक तरीका ये कर सकते हो, एक तरीका ये कर सकते हो कि अनुपात निकाल लो। अगर दो सदिश समांतर है तो उनके दिक अनुपातों का अनुपात बराबर होगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। उसके बाद है दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त। दो रेखाएं लंबवत है तो उनकी डॉट गुणा 0 होगी, क्योंकि तब लंबवत होंगे तो B1 B2 वेक्टर दोनों के बीच का कोण 90 होगा और B1 डॉट B2 0 हो जाएगा। ये होगी लंबवत होने की शर्त। उसके बाद में दो रेखाएं कहां काटती है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना। दो रेखाएं कहां काटती है, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। जैसे ये दो रेखाएं, दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे काट रही है उसके निर्देशांक कितने हैं, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों रेखाओं के समीकरण में से दोनों को, पहली रेखा को λ1 के बराबर रख दिया, दूसरी रेखा को λ2 के बराबर रख दिया। एक बिंदु निकाल लिया पहली रेखा से, XYZ का मान पहली रेखा से निकाल लिया, XYZ का मान दूसरी रेखा से निकाल लिया। ये बिंदु दोनों रेखाओं पर है तो वो बिंदु सेम आएगा। फिर तुलना करके λ1 λ2 का मान निकाल लिया और λ1 λ2 का मान वापस रख के XYZ का मान निकाल लिया। इस तरीके से दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात किया जाता है। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात किया जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी, न्यूनतम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो रेखाओं के बीच में सबसे कम दूरी कितनी होगी, वो इस फॉर्मूले द्वारा आएगी, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टा B1 क्रॉस B2। ये A1 B1 क्या है, वो तो रेखा के समीकरण में थे। A ऊपर वाले वेक्टर को कहते हैं, B नीचे वाले को कहते हैं। तो पहली रेखा से A1 B1 आ जाएंगे, दूसरी रेखा से A2 B2 आ जाएंगे। पहली रेखा से A1 B1, दूसरी रेखा से A2 B2 आ जाएंगे। तो ये जो B1 B2 आ जाए इनकी क्रॉस गुणा कर लो, A2 में से A1 को घटा दो, फिर दोनों की डॉट गुणा कर दो, नीचे B1 क्रॉस B2 का परिमाण निकाल लो और दोनों में डिवाइड कर दो। इससे आपको न्यूनतम दूरी मिल जाएगी। अच्छा, लघुत्तम दूरी 0 आती है। अगर लघुत्तम दूरी 0 आ जाती है इसका मतलब ये होगा, लघुत्तम दूरी 0 आने का मतलब है दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है और दोनों रेखाएं एक समतल पर है। तो अगर लघुत्तम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आती है इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है और एक ही समतल पर है, मतलब समतलीय है। तो समतलीय होने की शर्त होती है लघुत्तम दूरी 0 आती है। उसके बाद में आ जाता है प्लेन। प्लेन क्या होता है, समतल एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई अनंत होती है, जिसकी चौड़ाई अनंत होती है और जिसकी मोटाई 0 होती है। एक ऐसी चद्दर की कल्पना करो जिसकी लंबाई अनंत हो, जिसकी चौड़ाई भी अनंत हो। ये जो लंबाई है ये भी अनंत है, चौड़ाई भी अनंत है, लेकिन मोटाई जो है वो 0 है। अनंत होने का मतलब बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और चौड़ाई अनंत है मतलब इसको भी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और मोटाई जो है उसको 0 रखो। बस मोटाई जो है ना वो 0 ले लो, तो सोचो कितना लंबा होगा। ये अनंत तक जाएगा, अनंत तक लंबा, अनंत तक चौड़ा, और मोटाई के मामले में 0। इस आकृति को कहते हैं समतल। अब समतल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है उसका अभिलंब। अभिलंब क्यों, क्योंकि पूरे समतल पर अभिलंब हमेशा एक ही दिशा में जाता है। अभिलंब खींचा तो कहीं से भी जा सकता है लेकिन दिशा हमेशा एक ही आती है। समतल खींचा तो कहीं से भी जा सकता है, यहां से खींचो चाहे यहां से खींचो, चाहे यहां से खींचो चाहे यहां से खींचो। गौर करने वाली बात यह है कि सबकी दिशा एक ही है, सबकी दिशा एक है। तो अभिलंब बड़ी कमाल की चीज होता है समतल के लिए। समतल पूरा अभिलंब, पूरा जो समतल है वो अनंत लंबाई का है, अनंत चौड़ाई का है, लेकिन फिर भी उसका हर अभिलंब एक ही दिशा में जाता है। जैसे मान लीजिए कील ठोक रखी है, किसी लकड़ी के ऊपर कीलें ठोके तो सारी कीलें अलग अलग जगह ठोक सकते हो, लेकिन दिशा देखो उनकी, दिशा सबकी एक है। तो अभिलंब ऐसे देखो तो अनंत है, दिशा के आधार पे एक है। तो दिशा की बात करें तो एक ही है, यानी एक समतल का एक अभिलंब होता है, एक समतल का एक अभिलंब होता है। गौर करो, ये गिनती में अनंत हो सकते हैं लेकिन दिशा देखो ना, दिशा तो सबकी एक है, तो इसका मतलब दिशा वाइज तो एक ही है। तो अभिलंब जो है वो दिशा का काम कर सकता है समतल के लिए, इसलिए अभिलंब समतल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इसी से बनता है
समतल का समीकरण। अब समतल का समीकरण बनाने का तरीका जो होता है वो एकदम सिंपल होता है। अभिलंब की मदद से हम समतल का समीकरण बनाते हैं। ये जो समतल का अभिलंब है, जिसको नॉर्मल से n कह दिया, नॉर्मल का n ले लिया, समतल के कोई भी दो बिंदु लोगे, कोई भी दो बिंदु ले लो जो मन में आए, उन दोनों बिंदुओं को जब मिलाओगे तो जो वेक्टर बनेगा AB, समतल का अभिलंब हमेशा उसके लंबवत होगा, यानी n डॉट AB हमेशा 0 होगा। यही समतल का समीकरण होता है, n डॉट AB हमेशा 0 होगा। A और B अपनी मर्जी से चाहे जो ले लो, A और B अपनी मर्जी से चाहे जो ले लो, n डॉट AB हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि पूरे समतल के ऊपर आप कोई भी A ले लो और कोई भी B ले लो, मिलाओ, समतल पे तो लाइन बनेगी, लाइन तो समतल पे बनेगी ना। यूं समझो फर्श पे है, फर्श पे कोई भी दो पॉइंट उठाओ, उन्हें मिला लो, अभिलंब यानी आपकी जो दीवार है वो तो हमेशा उसके लंबवत होगी नहीं होगी, बोला हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा। समतल पे कुछ भी बना लो, अभिलंब तो उसके लंब ही है, जैसे अभी हथेली है, इस पे कोई भी दो पॉइंट लेके मिला लो, ये पेन हमेशा उसके लंबवत ही होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो n डॉट AB हमेशा 0 होगा। बस यही प्रेरणा है समतल का समीकरण निकालने की। अगर इसे मैं R वेक्टर कह दूं, इसे मैं R वेक्टर कह दूं, उसे मैं A वेक्टर कह दूं, इसे A कह दें, इसे A वेक्टर कह दूं, इसे R वेक्टर कह दूं, तो AB बराबर आ जाएगा मेरा n डॉट AB बराबर हो गया R माइनस A, ब्रैकेट खोलने पर R डॉट n माइनस A डॉट n बराबर 0। उसको उधर ले जाओ, R डॉट n बराबर A डॉट n। ये आपका समतल का सदिश समीकरण कहलाता है, R डॉट n बराबर A डॉट n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही रहा समीकरण R माइनस A डॉट n, क्योंकि AB डॉट n बराबर 0 होता है, तो R माइनस A डॉट n बराबर 0, ये समतल का समीकरण होता है। समतल का समीकरण निकालने का एक तरीका और भी है, R डॉट n कैप बराबर P। अगर हमें समतल की मूल बिंदु से दूरी दी हुई है, हमें यह पता है कि समतल मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, अगर हमें समतल की मूल बिंदु से लंबिक दूरी पता है कि समतल मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये दूरी P अगर हमें पता है, तो भी हम समतल का समीकरण निकाल सकते हैं। R डॉट n कैप बराबर P, R डॉट n कैप बराबर P। अगर मूल बिंदु से दूरी आपको P पता है तो आप समतल का समीकरण ऐसे भी निकाल सकते हैं, R डॉट n कैप बराबर P। उसके बाद आ जाते हैं, अगर आपको तीन बिंदु दिए हैं, अभिलंब नहीं दिया है, और समतल का समीकरण निकालना है जब तीन बिंदु दिए गए हों, अभिलंब नहीं दिया गया। अब तक हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए। पहला फॉर्मूला तो तब काम करता है जब आपको अभिलंब दिया हो और बिंदु दिया हो, समतल पे एक बिंदु पता हो कि ये रहा, और समतल का अभिलंब पता हो। अगर ये दो चीजें पता है तो समतल का समीकरण निकाल सकते हो। दूसरा आ जाता है ये वाला, ये तब काम करता है जब आपको अभिलंब पता हो और मूल बिंदु से दूरी पता हो, तब ये लगा सकते हो। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हमें समतल के तीन बिंदु पता है A B C, तो भी हम समतल का समीकरण निकाल सकते हैं, R माइनस A डॉट AB क्रॉस AC बराबर 0। ये तब काम करता है जब तीन बिंदु आपको पता हो। ये फॉर्मूले कैसे आए, ये सब जानने के लिए डिटेल लेक्चर को देखिए, इनकी व्युत्पत्ति, इनका कारण आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, दो समतलों के बीच का कोण निकालना। अगर दो समतलों के बीच का कोण निकालना हो तो दोनों के अभिलंब लो और ये वाला फॉर्मूला लगाओ, cos थीटा बराबर n1 डॉट n2 बटा n1 का परिमाण n2 का परिमाण। इस तरीके से दो समतलों के बीच का कोण निकल जाएगा। समतलों के बीच का कोण जो है ना, वो अभिलंबों के बीच के कोण को निकालते हैं हम लोग। समतलों के बीच का कोण तो हमें निकालना आता नहीं है, हम अभिलंबों के बीच का कोण निकालते हैं, पहले का अभिलंब दूसरे का अभिलंब। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभिलंब के बीच का कोण और समतल के बीच का कोण एक ही होता है, तो आप निकालोगे तो अभिलंब के बीच का कोण, लेकिन वही कोण समतलों के बीच भी होगा, तो वही आपके समतलों के बीच में भी काम आ जाएगा। तो एक ही कोण दोनों में काम आ जाता है। तो हम देखोगे फॉर्मूला वाइज, तो फॉर्मूले में पता लग रहा है n1 n2 का इस्तेमाल किया जो कि अभिलंब है, हमने अभिलंबों के बीच का कोण निकाला है,
जो कि काम आ रहा है समतलों के बीच में। ठीक है, ऐसे ही दो समतल समानांतर है तो उनके अभिलंब भी समांतर होंगे। उनके अभिलंब चेक करिए, अगर अभिलंब समांतर के जो अभिलंब करेंगे वैसे ही समतल करेंगे। अभिलंब समांतर है तो फिर समतल भी समांतर है, अभिलंब लंबवत है तो समतल भी लंबवत है। जैसे ये समतल है, ये दोनों लंबवत है, इनके अभिलंबों को देखिए, इनके अभिलंब भी लंबवत होंगे। अगर समतल लंबवत है तो अभिलंब भी लंबवत होंगे। ये पहले का अभिलंब N1, ये दूसरे का अभिलंब, इनके बीच का कोण भी 90। अगर समतलों के बीच का कोण 90 है, अगर दो समतल 90 डिग्री है तो उनके अभिलंब भी 90 डिग्री पे होंगे। सोच के देखो, जैसे आपका फर्श है और आपकी दीवार है, दोनों लंबवत है। आपका फर्श और आपकी दीवार दोनों लंबवत है। अब दोनों के अभिलंब खींचो, फर्श का अभिलंब खींचो, ये फर्श का अभिलंब आ गया, दीवार का खींचो, ये आ गया, दोनों के बीच का कोण कितना हुआ 90। तो समतलों के बीच के कोण जो होगा वही अभिलंबों के बीच का होगा। तो समतल अगर लंबवत है तो अभिलंब भी लंबवत होंगे, अभिलंब लंबवत है तो समतल भी लंबवत होंगे। ठीक है, ये समांतर होने की शर्त होगी, ये अभिलंब लंबवत होने की शर्त होगी। आगे बढ़े, एक समतल हो और एक रेखा हो तब बीच का कोण निकालना हो तो। एक समतल है, इस बार दोनों समतल नहीं है, एक समतल है और एक रेखा है और दोनों के बीच का कोण निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है। एक समतल हो एक रेखा हो तो बीच का कोण निकालना, जबकि कोण हमें ये वाला निकालना है। ये समतल है, ये रेखा है, ये वाला कोण निकालना है, लेकिन ये कोण तो निकल नहीं सकता। इसलिए नहीं निकल सकता कि समतल जो है उसकी कोई दिशा नहीं होती। समतल समतल होता है। कोई खेत की क्या दिशा होती है? कोई बता सकता है मेरा खेत पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण? अगर आप खेत में खड़े हो तो बता सकते हो अपना खेत किधर है? खेत चारों तरफ है, आपके चारों तरफ खेत है, खेत की कोई दिशा नहीं होती। खेत कोई लाइन थोड़ी है जो दिशा होगी। तो समतल की कोई दिशा नहीं होती। हमें ये वाला कोण चाहिए, ये वाला कोण निकल नहीं सकता क्योंकि कोण निकलता है सदिशों के बीच में। तो ये वाला कोण नहीं निकाल के हम जो कोण निकाल सकते हैं वो ये वाला है। अब इस वाले कोण की मदद से ये वाला कोण निकालेंगे। हम अभिलंब और रेखा के बीच का कोण निकालेंगे, जो क्या आ जाएगा cos फाई बराबर b डॉट n बटा b का परिमाण n का परिमाण। और फिर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं सूत्र के अनुसार जो चित्र में दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से ये दोनों कोण मिला के 90 डिग्री है। थीटा प्लस 5 बराबर 90 है। 5 की जगह मान रख दो 90 माइनस थीटा, क्योंकि b डॉट n बटा b का परिमाण n का परिमाण। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन गया। b डॉट n ये आ गया साइन थीटा। तो इनका फॉर्मूले में साइन थीटा आता है। क्यों आता है उसका लॉजिक यहां देख सकते हो। साइन थीटा क्यों आता है? क्योंकि समतल और रेखा के बीच का कोण निकलता ही नहीं है, निकलता है अभिलंब और रेखा के बीच का कोण, जिसे बाद में ले जाकर हम समतल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कॉस साइन में बदल जाता है। इसलिए इस फॉर्मूले में आपको साइन देखने को मिलेगा, ना कि कॉस। ठीक है, वही लंबवत होने की शर्त। जब लंबवत होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा दिखाई देगा। जब समतल के लंबवत होगा तो अभिलंब के समानांतर होगा। देखो, जब समतल के लंबवत है, अगर आपकी रेखा समतल के लंबवत है, ये समतल है, ये रेखा है, जब ये 90 डिग्री होते हैं तो अभिलंब के समांतर हुआ, अभिलंब के तो ये समांतर होगा। जब समतल के लंबवत होगा तो कहलाएगा तो समतल के साथ कहलाएगा। जब बोलने की बारी आएगी तो समतल के साथ ही बोला जाता है, बोलने की बात समतल के साथ बोली जाती है। लेकिन जब शर्त लगाई जाती है वो अभिलंब के साथ लगाई जाती है। बड़ी दिक्कत है, क्योंकि समतल का कोई सदिश होता नहीं है, तो शर्त नाम तो समतल का लिखा जाता है, शर्त लगाई जाती है अभिलंब के साथ। तो गौर करो, बोला क्या जा रहा है, समतल और रेखा लंबवत है, ये बोला जा रहा है, लेकिन शर्त किसके साथ लगाई जा रही है? अभिलंब के साथ। अभिलंब के साथ ये क्या है? समांतर है। तो लंबवत बोला जा रहा है, समांतर लगाया जा रहा है। बोला लंबवत जा रहा है, लगाया समांतर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंस क्रिएट होता है। यहाँ पे समतल के तो लंबवत ही है, तो बोला तो समतल के आधार पे जाता है, तो समतल के लिए लंबवत है, लेकिन शर्त समतल लगाता नहीं है। समतल ने तो सारा काम अभिलंब को सौंप रखा है, तो सारी शर्तें अभिलंब लगाता है, काम सारा अभिलंब संभालता है। अब अभिलंब के आधार पे बात करेंगे तो ये समांतर है।
तो एक्चुअल में ये समांतर की शर्त लगेगी, ना कि लंबवत की। बोला लंबवत जाएगा, शर्त समांतर की लगेगी। सेम वैसे ही अब यहाँ पे देखें, ये रेखा और ये समतल दोनों समानांतर है, लेकिन अभिलंब के क्या है, लंबवत। तो अभिलंब के साथ लंबवत की शर्त लगेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बोला जाता है समतल के आधार पे, लेकिन काम में लिया जाता है अभिलंब के आधार पे, क्योंकि काम तो अभिलंब आता है, समतल का सिर्फ नाम चलता है। उसके बाद में है रेखा और समतल का प्रतिच्छेदन। रेखा और समतल का प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन मतलब दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पे काटते हैं। दोनों जिस बिंदु पे भी काटते हैं, दोनों जिस बिंदु पे भी काटते हैं, वो बिंदु दोनों समीकरण में होगा, वो बिंदु दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी नीचे वाली को भी करेगा और ऊपर वाली को भी करेगा। सही है वो दोनों को संतुष्ट करेगा। तो बाय ऑप्शन पता कर सकते हो कि कौन सा बिंदु है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। या फिर एक काम कर सकते हो, पहली रेखा को बराबर लैम्डा मान लो, रेखा पर एक बिंदु निकालो, वो बिंदु समतल पे भी होगा, उसको ले जाके समतल के समीकरण में भी रख दो, लैम्डा का मान निकल जाएगा, लैम्डा का मान रख के एक्स वाई जेड का मान निकाल लो। इस तरीके से प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाता है। वैसे तो बाय ऑप्शन पता कर सकते हो और वैसे निकाल भी सकते हो। इसको रेखा को बराबर लैम्डा कर दो, एक्स वाई जेड का मान निकाल लो, वो मान इसमें रख दो, लैम्डा का मान आ जाएगा और वापस रख के एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा। तो रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है दूरियां निकालना। एक बिंदु की दूरी, एक बिंदु की दूरी लाइन से भी और प्लेन से भी। एक बिंदु होगा, उसके साथ या तो एक रेखा होगी या प्लेन होगी, उसकी दूरी ज्ञात करना। डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन और ए प्लेन। एक रेखा से दूरी या एक समतल से दूरी। क्या फॉर्मूला होता है, पहले समतल से आते हैं। समतल से दूरी चित्र में दिख रहा होगा, ये रहा आपका बिंदु, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा समतल, ये दूरी ज्ञात करना। बिंदु है x1 y1 z1, समतल है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। अब हमें समतल की, समतल बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसे लंबिक दूरी भी कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। तो इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबिक दूरी भी कहा जाता है। बिंदु की समतल से सीधी दूरी, लंबिक दूरी, लघु दूरी, लघुत्तम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कई नामों से इसको जानते हैं। ये निकालने के लिए ये रहा फॉर्मूला। अपने बिंदु x1 y1 z1 को समतल के समीकरण में पुट कर दो। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 बट्टा x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर प्लस z के गुणांक का स्क्वायर का अंडर रूट। इससे आपको दूरी मिल जाएगी, बिंदु की रेखा से दूरी। इसके बाद में अगला आ जाता है हमारा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अब एक बिंदु होगा, एक लाइन होगी, एक तो बिंदु होगा, एक लाइन होगी। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है। अब लाइन से दूरी कैसे निकलेगी, बिंदु x1 y1 z1, यहां पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, यहां हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा, बल्कि हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी दोनों के बीच की दूरी निकालने की। हम इस रेखा पर एक बिंदु मानेंगे, हम इस रेखा को बराबर लैम्डा रखकर एक बिंदु मानेंगे और मानेंगे वो बिंदु बी है, और बी के निर्देशांक, इसे वज्र गुणा करते ही आ जाएगा ए लैम्डा प्लस अल्फा, ए लैम्डा प्लस अल्फा, बी लैम्डा प्लस बीटा, सी लैम्डा प्लस गामा। ये आपका बी बिंदु मान लिया। अब ए और बी को घटाकर दिक् अनुपात निकाल लो। ए बी के दिक् अनुपात, दोनों को घटाओ और ए बी के दिक् अनुपात निकाल लो। दोनों घटाओगे तो ए लैम्डा माइनस अल्फा x1, ए लैम्डा प्लस अल्फा माइनस x1, बी लैम्डा प्लस बीटा माइनस y1, सी लैम्डा प्लस गामा माइनस z1। ये आ गए ए बी के दिक् अनुपात। ए बी और रेखा दोनों लंबवत है, ए बी और रेखा दोनों परस्पर लंबवत है। ए बी लंब है पी क्यू के, ए बी और पी क्यू लंबवत है, इसका मतलब इनकी डॉट गुणा 0 होगी।
तो ए बी और पी क्यू की डॉट गुणा कर लो। ए बी के दिक अनुपात पता है, पी क्यू के भी दिक अनुपात पता है। पी क्यू के दिक अनुपात कौन से हैं? ए बी के तो ये हो गए, पी क्यू के दिक अनुपात ये रहे। ये जो नीचे है ये रेखा के दिक अनुपात तो होते हैं। ये जो नीचे नीचे होते हैं ये क्या है? रेखा के दिक अनुपात। ये रेखा के डायरेक्शन रेशियो, दोनों रख दो और इससे लैम्डा का मान आ जाएगा। और वो लैम्डा का मान आने के बाद में वापस लैम्डा का मान यहां रख दो, जिससे बी का निर्देशांक आ जाएगा। और बी का निर्देशांक आने के बाद में ये जो दूरी है, अब ये निकाल लो ए से बी के बीच की दूरी, क्योंकि ए के निर्देशांक तो आपको पहले से ही पता थे, बी के निर्देशांक और आ गए, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बिंदु की रेखा से दूरी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में आता है समतल का अंतःखंड रूप। ये अंतःखंड रूप क्या होता है? अगर मान लीजिए आपका समतल तिरछा है और वो एक्स एक्स को भी काट रहा है, वाई एक्स को भी काट रहा है, जेड एक्स को भी काट रहा है। अब ये एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स को जहां जहां काटता है उसे अंतःखंड कहते हैं। जैसे एक्स एक्स पे जितना काटा उसे ए कह दिया, वाई एक्स पे जितना काटा उसे बी कह दिया, जेड एक्स पे जितना काटा उसको सी कह दिया। और अगर हमें ये तीनों अंतःखंड पता है, अगर हमें तीनों अंतःखंड पता है ए बी सी, तो हम समीकरण समतल, उस समतल का, जो ब्लू वाला समतल है, इसका समीकरण निकाल सकते हैं। एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1। ये समतल का अंतःखंड रूप कहलाता है। जब आपको समतल के अंतःखंड पता हो तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हो। आगे आते हैं दो समतलों के प्रतिच्छेद से जाने वाला और समतल। अगर दो समतल है, एक समतल P1 है, एक समतल P2 है, और दोनों जहां काट रहे हैं वहां से गुजरने वाले और समतल, ये P1 है, ये दूसरा समतल P2 है। ये दोनों समतल जहां भी काट रहे हैं वहां से जाने वाले और समतलों का समीकरण। इन दोनों ने यहां काटा, अब जहां इन लोगों ने काटा वहां से और भी समतल जा सकते हैं, ढेर सारे समतल जा सकते हैं। उनका समीकरण कैसे निकलेगा? इन बिंदुओं से जाने वाले समतलों का समीकरण। ये जो नए समतल बने हमारे, इस समतल का, जिसे प्रतिच्छेदी समतल कहते हैं, क्योंकि दो समतलों ने जहां काटा है वहां से तीसरा समतल जाना। इसे समझने के लिए अपनी किताब को देखिए। आपकी किताब में एक पीछे का बैक कवर होता है, एक फ्रंट कवर होता है, बाकी सारे पेजेस उसके अंदर ही होते हैं, है ना। हर पेज एक प्लेन है, हर पेज एक प्लेन है। आपका बैक कवर हो गया, जो भी आपकी किताब है, एक बैक कवर हो गया, एक फ्रंट कवर हो गया, और बाकी सारे पेजेस उसके बीच में। तो वो फ्रंट कवर और बैक कवर आपके पूरे पेजेस को कवर करके रखता है। इसी तरीके से एक समतल बैक कवर कह दीजिए, एक को फ्रंट कवर कह दीजिए, बाद में बीच में सारे पेजेस हो गए। तो बीच में जितने भी समतल है उनके समीकरण आप बैक कवर और फ्रंट कवर के सहायता से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सारे पेजेस इनके बीच में तो है। तो उनका समीकरण निकालने के लिए P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। ये लैम्डा क्या है? लैम्डा उनकी नंबरिंग है। हर समतल का एक नंबर होगा जिससे उस समतल को निकाला जा सकता है। जैसे हर किताब के जो बैक कवर और फ्रंट कवर के बीच में पेज होते हैं, नंबर होता है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जिससे आप उस पेज पे जा सकते हो। वैसे लैम्डा इन सबको पेज नंबर देता है, ताकि जो समतल आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। तो इस तरीके से दो समतलों से जाने वाले और समतलों का समीकरण का फॉर्मूला P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 था। लैम्डा क्या है? सबका अपना एक नंबर है, ढूंढो और ले आओ और समीकरण निकाल लो। इसके बाद में आ जाता है लाइन। दो समतलों के काटने से एक रेखा बनती है, तो एक रेखा की एक नई परिभाषा और बन जाती है कि रेखा क्या होती है। रेखा होती है दो समतलों का प्रतिच्छेदन। जब भी दो समतल काटते हैं तो एक लाइन बनती है। जब भी दो समतल काटते हैं तो एक लाइन बनती है, यानी दो समतल बराबर एक लाइन, दो समतल बराबर एक लाइन। तो एक लाइन की परिभाषा, एक नई परिभाषा और मिल गई कि लाइन क्या है? लाइन दो समतलों का प्रतिच्छेदन है। दो समतलों के काटने से एक लाइन बनती है, तो दो समतल इक्वल्स टू एक लाइन। तो ये एक नई परिभाषा और तैयार हो जाती है। अब हमारे पास दो परिभाषाएं, मेन तो दो परिभाषाएं हो गई। एक तो पहले वाली परिभाषा कि रेखा का समीकरण
एक्स x1 बटा ए, वाई y1 माइनस बी, z माइनस z1 बटा सी। एक हो गया दो समतल का मतलब भी एक लाइन होता है, दो समतल इक्वल्स टू एक लाइन, क्योंकि दो समतल मतलब एक लाइन ही बनाते हैं, दो समतल काटेंगे तो लाइन ही बनेगी, तो दो समतल इक्वल्स टू एक लाइन। तो ये एक नई परिभाषा और आखिर में हमारे पास बन गई, दो प्रतिच्छेदी समतल के रूप में दो समतल काटेंगे एक रेखा बनेगी। इसी के साथ ये सारी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब इसको आप अपने मेन लेक्चर से या जो आपने नोट्स बनाए हैं या कहीं से जो भी आपने कर रखा है उससे एक बार और इसे देख लेना, और फिर कल हम इसके सवाल प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। क्लियर है? मैंने सारे डायग्राम सहित अच्छे से आपको फॉर्मूले सब दिखा दिए। अब आप इसे एक बार दोहरा लेना, कल दिन में हम जब क्लास लेंगे तो इसको सबको प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा क्लास कल डिस्टर्ब रह सकती है, कल थोड़ा काम ज्यादा रहेगा, तो कल शायद सुबह वाली क्लासेज जो है वो न होने के चांसेस ज्यादा है, तो ज्यादा वेट मत करिएगा। शायद तो होने की संभावना होगी तो मैं क्लास शेड्यूल कर दूंगा, अदरवाइज कल सुबह मॉर्निंग वाली क्लास न होती हो तो आप समझ जाना कि जो मैंने आपको बताया था आपको उसी वजह से, तोड़ फोड़ की वजह से काम चल रहा है, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई है। ठीक है, जैसे ही वो तोड़ फोड़ वाला काम खत्म होगा मैं खुद क्लास शेड्यूल कर दूंगा। ठीक है, ओके। हाँ तो कोई बात नहीं, बाकी नोट्स ये रहे, देखो सारे यही है। कितने पेज लगे अभी, मैंने शायद 1.25 घंटे में आपको सारी चीजें करवा दी, यही सारे सब कुछ है। अब सवाल करने हैं, यही चीजें थी कि फॉर्मूले देख लिए, अब सवाल पे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है।